जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग दोस्तों सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जो कि कई बार रिपीट होते हैं, ऐसी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है एमसीक्यू के रूप में। आपको उसका उत्तर देना है और आपने कितना उत्तर सही किया उसको जो है आपको कमेंट में बताना है और कमेंट करके उसका उत्तर भी सही आपको टिक करना है। तो आप अपने आंसर भी दें और आंसर देने के साथ साथ आपको सभी जो चारों ऑप्शन हैं उनकी व्याख्या की जाएगी, चारों ऑप्शंस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक एमसीक्यू में आपके पाँच पाँच जो है क्वेश्चन आंसर तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? 3 अधिवेशन, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 1 या एक भी नहीं। तो इसका उत्तर दोस्तों आपको देना है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन में जो है अध्यक्षता किया गया। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे गांधी जी जो थे वो मात्र एक जो बेलगांव है, इसी बेलगांव अधिवेशन के क्या थे, वो उन्होंने इसका सभापतित्व किया था। दोस्तों ये जो बेलगांव का अधिवेशन है ये हुआ था वर्ष 1924 में और ये कांग्रेस का 42वां अधिवेशन था। ठीक है, और आप जानते हैं कांग्रेस के भी बारे में, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 कि महात्मा गांधी जी ने मात्र एक अधिवेशन जो कांग्रेस का 42वां अधिवेशन था बेलगांव वाला, इसी बेलगांव अधिवेशन में वर्ष 1924 में इन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था। कांग्रेस के बारे में आप जान लीजिए दोस्तों कि कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके जो पहले अध्यक्ष रहते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो रहते हैं, ये इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये ग्वालियर टैंक जो मैदान है वहाँ पे, ये कहाँ पड़ेगा दोस्तों? मुंबई में पड़ेगा। यहाँ पे इसका पहला अधिवेशन, जब ये 1885 में इसकी स्थापना होती है, तो ये जो पहला अधिवेशन इसका होता है तो ये वहीं ग्वालियर टैंक मुंबई में होता है। ग्वालियर टैंक एक मैदान का नाम है। ठीक है, तो इस ऑप्शन से आपने इसका उत्तर क्या सही टिक किया आप हमें उसको भी बताएं। और आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है? अब जापान का वित्तीय वर्ष क्या है, न्यूजीलैंड का क्या है, अमेरिका क्या है, कनाडा क्या है, इनके सभी के बारे में आपको बताना है। तो आप अपना आंसर टिक करें दोस्तों और बताएं कि आपका सही आंसर क्या है। कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा देश है जिसका जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है? तो आप जो है अपना आंसर टिक करें और आपको इसके बारे में हम बताते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि जो किसी भी, आप जानते हैं कि जो वित्तीय वर्ष होता है, ये वित्तीय वर्ष किसी भी देश का जो संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जैसे उनकी आय क्या हुई पूरे वर्ष भर में, उन्होंने व्यय कहाँ किया और किस किस मद में इसका व्यय किया, तो दोस्तों ये किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण लेखा जोखा होता है और जो उस देश का जो है पूरी इकोनॉमी को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का जो वित्तीय वर्ष है दोस्तों वो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो होता है ये अमेरिका का वित्तीय वर्ष होता है। और बाकी जितने भी देश हैं आपको जो ऑप्शन में दिख रहे हैं कि जापान, न्यूजीलैंड और उसके बाद कनाडा, इन सभी का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से, मतलब 1/4 से शुरू होता है इनका, 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक इनका जो है वित्तीय वर्ष रहता है। तो ये आपको याद रख लेना है। ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि टर्मिनल डॉपलर रेडार किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी के लिए, खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में, या कि भूकंप मापन में, या कि गहरे समुद्र में मार्गदर्शन हेतु। दोस्तों ये जो हमारा टर्मिनल डॉप्लर रेडार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो प्रयोग होता है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कि खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में इसका जो है TDR का प्रयोग किया जाता है। TDR का फुल फॉर्म आप देख पा रहे हैं,
टर्मिनल डाप्टर राडार। दोस्तों इसके बाद आप देखते हैं कि भूकंप मापन, तो भूकंप मापन के लिए आप जानते हैं भूकंप का मापन किस में होता है, तो सीस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन आपका है गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन, तो जो समुद्र की गहराई होती है दोस्तों, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। अब ये हमें पूरी तरह से याद रहने वाला है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है कि ये जो आपका टर्मिनल डाप्लर रेडार है, इसका प्रयोग जो होता है ये खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में होता है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप बताइए कि निम्नलिखित देशों में से विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर टिक करें। सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया, लाटविया। और ये प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि ये प्रश्न जो है सीधे चांद से हम इसको लेकर आए हैं, ये चांद से आया वाला प्रश्न नहीं है दोस्तों। ये जो है यहीं पे होने वाली हमारे देश में परीक्षाओं में ये ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर आपको देना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इस ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा ताइवान। जो ताइवान है दोस्तों, ये ताइवान का प्रजनन दर 1.03 था, ठीक है, जो कि इसके पहले 1.20 था इसका प्रजनन दर। तो इनके प्रजनन दर में भी ताइवान की कमी आई है। ये वही ताइवान है जो कभी चीन का पार्ट हुआ करता था, और जब यहाँ पे जो है चीन अभी देखें कि इस ताइवान के ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है, तो ये वही ताइवान की जो प्रजनन दर है वो डाउन हो गई है दोस्तों। इसके अलावा यदि आप लाटविया की देखें तो लाटविया जो है, लाटविया का 1.6 प्रजनन दर है। सिंगापुर का आप देखें तो 1.24 है। और उसके बाद दक्षिण कोरिया का अगर आप देखें तो दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर है वो आपका हो जाता है 1.2। ये जो है दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर है। तो निम्नलिखित देशों में विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है, तो सबसे कम प्रजनन दर दोस्तों इसी ताइवान की है। अब आगे देखिए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं कि इसका उत्तर आप बता पाते हैं कि नहीं। कि अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है जीनिया, अर्नाल्डी, रेफ्लेसिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्प कौन था। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर होगा कि अंतरिक्ष में जो प्रथम पुष्पित पुष्प है उसका नाम क्या था, जीनिया। दोस्तों जीनिया जो होता है ये एक नारंगी रंग का फूल होता है, ठीक है। क्या है ये, एक नारंगी रंग का फूल है, और इसको हमारे नासा ने, ठीक है, इसको नासा ने एक मिशन में दोस्तों एस्ट्रोनॉट स्कॉट द्वारा अंतरिक्ष में उगाया गया था इसको, ठीक है। और जहाँ तक है रेफ्लेसिया की अगर बात करें तो ये जो रेफ्लेसिया है दोस्तों, ये रेफ्लेसिया जो है और अर्नाल्डी ये पृथ्वी का सबसे बड़ा फूल है, ठीक है। और इसमें आप जो देख रहे हैं कि ये अर्नाल्डी के बारे में आपने देखा, आपने रेफ्लेसिया के बारे में देखा, तो अंतरिक्ष में प्रथम जो है पुष्पित पुष्प का नाम क्या है, इसका नाम था जीनिया, जिसको किसने उगाया था दोस्तों। तो इसको जो है नासा के द्वारा उसका एस्ट्रोनॉट स्कॉट अंतरिक्ष मिशन था उसमें इसको उगाया गया था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनमें से किन्हें 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, सबसे पहले तो आपको इसे याद होना चाहिए कि ये दोस्तों जो 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साल 2016 में दिया गया था, ठीक है। और ये किसको दिया गया था दोस्तों, तो 51वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है रघुवीर चौधरी जी को दिया गया था। ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ये दोस्तों एक गुजराती साहित्यकार हैं रघुवीर चौधरी जी, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अब इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में दोस्तों 11 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि 2017 का जो है किसे दिया गया था, तो 2017 वाला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्यकार जो कृष्णा सोबती हैं, वो कृष्णा सोबती जी को ये पुरस्कार दिया गया था। इन्हें आप पूरी तरह से अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो रघुवीर चौधरी जी को 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगला
आपका प्रश्न कौन सा है? किस भारतीय राज्य सरकार ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है? दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है कि ये जो हमारा नागालैंड है, इसका सही उत्तर नागालैंड हो जाएगा। इस नागालैंड में जो है कुत्तों को खाने की जो है एक प्रथा है, प्रचलन है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी जब नागा फोर्स आई हुई थी तो यहाँ कुत्तों को भी उन लोग मार के खा जाते थे। तो ये जो नागालैंड है, इस नागालैंड की सरकार ने कुत्ते के मांस का जो है स्थानीय निकाय में इसको बंद करने के लिए कैबिनेट में प्लान लाया था, लेकिन अभी तक इस पे अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? कल्याण, हैदराबाद, कानपुर या विजयवाड़ा? आप अपना सही उत्तर टिक करें और बताएं कि आप इसमें अपना प्रैक्टिस भी करते रहिए और उसको समझते रहिए कि भाई कौन से प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा। और चूंकि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का ये जो MCQ श्रृंखला है हमारी, आप इसको ज्वाइन करें और आपको सामान्य अध्ययन की संपूर्ण तैयारी आपको बहुत अच्छे से कराई जाएगी। आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास ये आज की होने वाली है। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है? कल्याण है। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। दोस्तों यहाँ का जनसंख्या घनत्व आप देखें तो बिल्कुल ताज्जुब होगा कि 21,833 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, कितने रहते हैं? 21,833 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कल्याण में रहते हैं दोस्तों। और अगर वहीं पे बात किया जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद का जो जनसंख्या घनत्व है वो 18,000 जो है 440 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से। और यही ऑप्शन में आपका कानपुर दिया गया है, तो कानपुर का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 1449, मतलब उत्तर प्रदेश का जो है आप देखें कि मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर जो है कानपुर का जो दर है वो 1949 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अंत में अगर हम देखें विजयवाड़ा आपको दिया गया है, तो विजयवाड़ा का जो है दोस्तों 16,939 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि दिए गए इसमें भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो कल्याण है। इसे आप याद रखिएगा, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है और यही मान्य रहेगा, चूंकि भी 2021 की जनगणना तो कोरोना की वजह से हो ही नहीं पाई। ठीक है, आगे बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप बताएं कि अगर उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जो राजधानी लखनऊ है, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये अपना दूसरा कार्यकाल स्टार्ट इन्होंने कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है दोस्तों यहाँ लखनऊ की, ये 2011 के हिसाब से ये 77.29 है। ठीक है, कितना है? 77.29 जो है ये यहाँ की साक्षरता दर है। और चूंकि ये लखनऊ की साक्षरता दर जो ऑप्शन में दिया गया है, इसमें दिया नहीं गया, 71 दिया है, तो इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। 77.29% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आप जाने कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो गौतम बुद्ध नगर जो है ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, मतलब सबसे साक्षर जिला है तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर है उत्तर प्रदेश का। और उसके बाद लखनऊ का जो है वो 77.29% है, इसे आपको याद रख लेना है। आगे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? आप बताएं कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है, टिक करिए और बताइए। KM मुंशी, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन 3 सुचेता कृपलानी या BB गिरी। तो इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी दी जाएगी। आपने चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्रथम राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू जी थी। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। और जो इनका जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था आपका 13 फरवरी 1879 को। 13 फरवरी 1879 को जन्म होता है सरोजिनी नायडू का। और ये एक बंगाली हिंदू परिवार में थी। ठीक है, और कहाँ हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें सुचेता कृपलानी की, तो दोस्तों सुचेता कृपलानी इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव
अगर किसी को प्राप्त है तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और बीबी गिरी को कौन नहीं जानता है दोस्तों? बीबी गिरी हमारे देश के जो है ये चौथे नंबर के, ये 4th नंबर के राष्ट्रपति थे। इन्हें आपको अच्छे से याद करके रखना है। बीबी गिरी क्या थे? राष्ट्रपति थे। और के एम मुंशी के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये दोस्तों हमारे महाराष्ट्र के जो है सीएम रह चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो सरोजिनी नायडू थी। सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री हैं और बीबी गिरी जो है वो चौथे राष्ट्रपति थे हमारे देश के एम मुंशी महाराष्ट्र के सीएम थे। दोस्तों आइए आगे देखते हैं कि वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? ठीक है, जो एमएसपी सरकारों द्वारा दी जाती है और यही एमएसपी के चक्कर में कितना बड़ा किसान आंदोलन भी हुआ, जो है अभी आपने देखा पूरा दिल्ली हरियाणा में, दिल्ली में किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो 1965 में जो है किस फसल के लिए, क्या कपास के लिए, तंबाकू के लिए, गेहूं के लिए या धान के लिए? तो इस प्रश्न का आप उत्तर टिक करें, क्या इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आइए इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं कि जो हमारा ऑप्शन 3 में दिया गया है धान, इस धान के लिए, इसके लिए 1965 में पहली बार कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई दोस्तों, और जो आगे चलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से स्थापित हुआ। दोस्तों इस आयोग की स्थापना जो है वो साल 1965 में की गई थी और पहली बार धान के लिए एमएसपी जारी किया गया था। ये आपको याद रख लेना है कि पहली बार एमएसपी किसी के लिए घोषित हुआ है तो किसके लिए हुआ है? धान के लिए हुआ है। आइए आगे देखते हैं, ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? बाढ़ राहत से, दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑपरेशन संकट मोचन को आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका उत्तर गेस करें और बताएं, उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन 2 है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों। और उस समय हमारे विदेश मंत्री थे बीके सिंह। ये बीके सिंह की अगुवाई में जो है अभियान चला था। ठीक है, और ऑपरेशन दुर्गा के बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं कि ऑपरेशन दुर्गा कहाँ के यात्रियों जो है फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन संकट मोचन जो है दक्षिणी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये चलाया गया था, ऑपरेशन संकट मोचन। दोस्तों इनमें से किन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? दोस्तों तो ये उस समय का जब का ये प्रश्न है, जो है 2018 में ये जो है परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में ये पूछा गया था। तो उस समय जो सीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष उस समय जो बनाया गया था, ये बनाया गया था देवेंद्र कुमार सिकरी को। ठीक है, और जो है ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है कि देवेंद्र कुमार सिकरी जो हैं ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ऑप्शन ए इसका पूरी तरह से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, पोकमान गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा किससे संबंधित है? तो ये पोकमान गो के बारे में आपको बताना है। ये पोकमान गो क्या है दोस्तों? ये पोकमान गो एक मोबाइल गेम है। ठीक है, ये क्या है? ऑप्शन 2 में आपको दिया गया है। ये एक दोस्तों मोबाइल गेम है और एप्पल एवं एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बनाया गया है। पोकमैन गेम में दोस्तों नियान्विक कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह एक फ्री टूल जो है टू प्ले है, इसलिए जो है ये एक रियलिटी गेम है। तो ये जो पोकमैन गो है इसको याद रख लेना है, ये क्या है? एक मोबाइल गेम है। दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंसेस कब उत्तर प्रदेश बना? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूनाइटेड प्रोविंसेस कब उत्तर प्रदेश बना। तो दोस्तों जो ऑप्शन आपका एक दिया गया 1937, 1947, 1952 और 1950, तो हम सभी लोग जानते हैं कि यूनाइटेड प्रोविंसेस जो ऑप्शन 3 है आपका, ये ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा कि साल 1950 में ये यूनाइटेड प्रोविंसेस क्या बन गया? ये बन गया उत्तर प्रदेश, ये बन गया दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि 1836 ईस्वी में इसका नाम क्या था? इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, और जो 1877 जब आता है तो ये 1877 में ये इसका आगरा एवं अवध हो जाता है। क्या हो जाता है? आगरा एवं अवध
जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया और पुनः 1937 में दोस्तों इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1950 में इसको अपना अंतिम नाम क्या मिला, उत्तर प्रदेश मिला। तो ये इसकी प्रश्न की पूरी संपूर्ण व्याख्या हो गई दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? अकबर ने बनाया था, शाह आलम ने बनाया था, या इन दोनों लोगों ने बनाया था? तो दोस्तों आप बताइए इसका उत्तर क्या है। और ये मध्यकालीन भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो दोस्तों शाह आलम द्वितीय हैं, आपका ऑप्शन दिया गया है शाह आलम द्वितीय जो है, ये शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि से मुगल गद्दी पर बैठे थे दोस्तों। और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम शुजाउद्दौला के साथ मिलकर इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो अंतिम युद्ध है, आप उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। और उसके बाद जो है 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, उसके बारे में भी आप बताइए। तो इन्होंने बक्सर के युद्ध में इनके साथ में भाग लिया था दोस्तों। और बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की, जिससे शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र मिला। अंततः शाह आलम ने दोस्तों इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, तो अकबर ने नहीं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, शाह आलम। इनके बारे में आपने पूरी तरह से समझ लिया। आगे देखते हैं दोस्तों। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तराइन, ये दोस्तों 1192, ये तराइन यहाँ पे होना चाहिए। ये तराइन का जो है ये दूसरा युद्ध का डेट है। चंदावर यहाँ पे दिया गया है, कन्नौज दिया गया है। इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही है, या कि उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जयचंद के बारे में, जयचंद चंदावर के युद्ध में दोस्तों ये 1100 जो है 93 यहाँ पे दिया गया है। लेकिन हमने जहाँ तक पढ़ा है कि चंदावर के युद्ध 1194 में हुआ था। तो ये आप इसको 94 कर लीजिएगा। और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। बहुत सारी किताबों में 93 भी दिया रहता है। तो ये जो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न रहेंगे वो एग्जाम में जो है पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है। तो दोस्तों ये तराइन की जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और दिल्ली और अजमेर जीतने के बाद जो है मोहम्मद गोरी ने 2 वर्ष बाद, ठीक है, तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, ठीक है। और जो दूसरा युद्ध हुआ था वो तराइन का 1192 में हुआ था। और उसके बाद चंदावर का युद्ध दोस्तों, ये कन्नौज यहाँ पे गलत है, ये चंदावर यहाँ पे आएगा, 1194 ईस्वी में हुआ था। इसे आप पूरी तरह से याद रखें, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो है 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। और यहीं पर जो है गौरी एवं जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद मारा गया था। तो जयचंद कहाँ मारा गया था? चंदावर में मारा गया था। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, ठीक है। तो इसमें तो आपका जो ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चूंकि इसमें चंदावर 1193 दिया गया है, ये हुआ ही नहीं। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ है और कन्नौज का दे रहा है 1194। तो ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, यहीं पे जो है जयचंद जो है मारे गए थे। आगे देखते हैं। तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जी कहाँ के शासक थे? क्या कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेश्वर? तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो है थानेश्वर के क्या थे? थानेश्वर के शासक थे ये। और हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट थे। उसने पंजाब सहित जो है भारत के लगभग समस्त राज्यों पे शासन किया। और ये जो है कब हुआ था? तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर के सिंहासन को बैठा और इन्होंने थानेश्वर के सिंहासन पर इन्होंने ये सिंहासनारूढ़ हुए और कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो कहाँ थे? तो ये थानेश्वर में सबसे पहले थे। और जब इन्होंने इसको जीत लिया तो थानेश्वर सिंहासन पर बैठा और कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो अब इसे आपको याद रहने वाला है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा थानेश्वर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एकदम सटीक इसका उत्तर है। और ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि गिने चुने तो स्थान है उत्तर प्रदेश में जहां खनिज पाए जाते हैं, ललितपुर और सोनभद्र, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोनभद्र, इसका सही उत्तर आपको टिक करना है।
दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, आप इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। दोस्तों आप जानते हैं कि दोस्तों आग्नेय चट्टान एवं परतदार चट्टानों में तांबा पाया जाता है। ठीक है, तांबा कहाँ पाया जाता है? तो ये आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में तांबा पाया जाता है। और दोस्तों ललितपुर जिले में एक चीज और पाया जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है यूरेनियम। ठीक है, इसे भी आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा के रखें, ये प्रश्न कई बार और बार बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। माफ कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ पाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ, फतेहपुर और प्रतापगढ़, लखनऊ और हरदोई, इलाहाबाद और वाराणसी। तो ये नींबू के बारे में पूछा जाता है कि नींबू उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन एक आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर है कि जो सहारनपुर और मेरठ है, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में जो है नींबू उगाया जाता है। दोस्तों मेरठ जो है किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ खेल की सामग्री के लिए भी मेरठ प्रसिद्ध है, तो उसके लिए भी आपको याद रखना है। और आप जानते हैं कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है किसके द्वारा? अब सकल घरेलू उत्पाद आप देखते हैं, लेकिन सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा स्वीडन ने प्रारंभ किया, भूटान ने, ऑस्ट्रिया या भारत के द्वारा? तो दोस्तों जो सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा है, इसको किसने शुरू किया था? ये भूटान सरकार द्वारा शुरू किया गया था और अपने में बहुत ही एक नवीन पहल थी। और यहाँ पे दोस्तों सकल घरेलू प्रसन्नता सूचकांक विकसित किया गया है। भूटान दोस्तों अपने देश के नागरिकों की जो प्रसन्नता एवं समृद्धि का मापन करता है, वो सकल घरेलू प्रसन्नता सूचकांक द्वारा करता है जो है, और जीडीपी के द्वारा नहीं। वो जीडीपी तो डिफरेंट चीज हो जाएगी, ये यहाँ पे जो बात हो रही सकल घरेलू प्रसन्नता है। ठीक है, आगे देखिए, पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए। फगवाड़ा, बटाला, संसारपुर या मुकेरिया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है आप बताएं क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि पंजाब का जो ये संसारपुर गांव है, इस संसारपुर गांव ने सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दोस्तों दिए। संसारपुर गांव दोस्तों ये पंजाब में पड़ेगा आपका। ठीक है, पंजाब में जालंधर जिले में स्थित है दोस्तों। और यहाँ के जो प्रमुख कुछ खिलाड़ी हैं उनके बारे में आप जान लीजिए, जिनका संबंध संसारपुर गांव से है। तो गुरदेव सिंह, कौन है दोस्तों? गुरदेव सिंह हैं। और उसके बाद उधम सिंह का नाम आपने सुना है, उधम सिंह ये हॉकी वाले हैं। उसके बाद दर्शन सिंह को याद रखिए, दर्शन सिंह के बाद गुरमीत सिंह। तो ये जो गांव है दोस्तों, ये हमारे जो है देश को बहुत सारे हॉकी के ओलंपिक खिलाड़ी इन्होंने दिए हैं। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन के बारे में बताइए। दुनिया भर की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है उसको बताइए, उसका नाम क्या है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि जो विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वो संघाई की मागलेव है। ठीक है, ये जो लिखा है आपका ऑप्शन 4 में, संघाई की मागलेव ट्रेन, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पीड में चलने वाली ट्रेन है। और ये 267 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, और जिसकी अधिकतम रफ्तार जो है वो 431 किलोमीटर प्रति घंटा तक की जा सकती है। तो दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन ये चाइना वालों को है, जिसको हम कहते हैं चाइना वाले माल का भरोसा नहीं भैया, बिल्कुल भरोसा भी है, वो तो एक प्रोपोगंडा फैलाया जाता है। बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है आपको बताना है। तो बस्तर तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और ये कहाँ पे पड़ेगा दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में सीएम देखा जाए तो कौन है? छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम भूपेश बघेल हैं। ठीक है, भूपेश बघेल अभी छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम साहब हैं। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया था? क्या बात है, आप इसका आंसर बताएं। दोस्ती, बॉर्डर, जंजीर या उपकार? क्या बात है, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, इसको गाना गाया जाए तो कितना सुंदर लगता है। तो दोस्तों ये भारत और अफगान मैत्री का एक गाना है, ये दोस्तों जंजीर फिल्म में फिल्माया गया था। ठीक है, भारत और अफगान मैत्री के लिए ये जंजीर फिल्म में इसको फिल्माया गया था। और इसकी मुख्य भूमिका में आप देखें प्राण और अमिताभ बच्चन जी थे इसकी मुख्य भूमिका में। ये दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में एक क्या निर्माण किया गया है? सलमा बांध। ठीक है, सलमा बांध जो है ये भारत के सहयोग से अफगानिस्तान में निर्मित है। इसको प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अफगानिस्तान की का मैत्री बांध नाम दिया है, तो इसे भी याद रखिएगा, सलमा बांध, ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको किया गया है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
कि यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। क्या बात है, ये गाना हमें वाकई में बहुत अच्छा लगता है, जंजीर फिल्म का ये गाना है। आइए आगे देखते हैं। आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए। क्या बात है, ये कथन किसका है? ये कथन क्या एंजेला मार्केल, मिशेल ओबामा, महाश्वेता देवी या नीता अंबानी? इसको आपको बताइए किसका है। तो दोस्तों ये जो हमारे बराक ओबामा जी थे, ये बराक ओबामा जी का कथन था। ठीक है, बराक ओबामा क्या थे? बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने कहा था, क्या कहा था कि आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए। ये कथन मिशेल ओबामा का है। मिशेल ओबामा कौन है? तो अमेरिका के जो है पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है और कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई? एक पुस्तक है, ये पुस्तकें भी पूछी जाती हैं इसलिए इसको यहाँ शामिल किया गया है। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? कमलेश्वर, प्रेमचंद, इस्मत चुगताई, कौन है इनका आप बताएं, या खलील जिब्रान? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप इसका सही आंसर बताएं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा बेटों वाली विधवा नामक जो है लघु कथा लिखी गई थी। मुंशी प्रेमचंद दोस्तों हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार, आप इनको जानते हैं और इनको यथार्थवादी उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास जो है दोस्तों गोदान है, और गोदान आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर उसको सुन लीजिए। पूरी गोदान जो है उपन्यास पढ़ाई गई थी। जो यूजीसी जो है एनटीए नेट, जो भी एनटीए नेट हो गया है, तो एनटीए नेट हिंदी पेपर 2 की जो तैयारी हमारे चैनल पे चल रही है, तो उसमें आपको गोदान इनका पूरी तरह से पढ़ाया गया है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। दोस्तों पंचगम्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी? इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो भैया पंचगम में आपको बताना है क्या सम्मिलित नहीं है। तो पंचगम में दोस्तों क्या सम्मिलित नहीं है? ये ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पंचगम में सम्मिलित नहीं है। पंचगम में जो है पूरी चीजें गाय की हैं। देखिए आप इसको अगर अच्छे से पढ़ें तो पंचगव्य जो है, पंचगव्य में क्या आता है? गाय का दूध आएगा, गाय का गोबर आएगा, गाय का घी आएगा, गाय का मूत्र आएगा, ठीक है, और गाय का गोबर भी आएगा। दोस्तों अभी जो है गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने गाय के मूत्र को भी खरीदना प्रारंभ कर दिया है, और गाय का मूत्र जो है वो खरीदने के पहले विक्रेता कौन बने हैं? भूपेश बघेल बने हैं। और गोधन न्याय योजना कहाँ चल रही है? तो ये छत्तीसगढ़ में संचालित है। ये जो है बहुत ही कल्याणकारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है गोबर भी खरीदा जाता है और दूध तो हर आदमी जानता है दूध ही खरीदा जाता है, और अब यहाँ पे गाय के मूत्र की भी खरीदारी की जा रही है। ठीक है, तो पंचगम में तुलसी शामिल नहीं है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही के अफ्रीकी देशों के दौरे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ ड्रम या नगाड़ा बजाया था? आप बताइए कि नगाड़ा किसके साथ उन्होंने बजाया था? केन्या, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक या तंजानिया? ठीक है दोस्तों, तो ये जो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चौथा इसका सही आंसर है। तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं इनके साथ इन्होंने जो है नगाड़ा बजाया था। यह एक पूर्वी अफ्रीकन देश है दोस्तों, जो अपने सघन जंगली क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर आप देखें किलीमंजारो नेशनल पार्क है। किलीमंजारो आपसे पूछ लिया जाए नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये नेशनल पार्क यहीं पे है, किलीमंजारो नेशनल पार्क। ठीक है, आगे आइए बढ़ते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। किलीमंजारो पार्क में दोस्तों हाथी, चीता, भैंसा और रोहिनो ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? इससे पहले अभी आपने देखा था सबसे कम किसका था? नाइजीरिया का था। पहला ही प्रश्न आपके लिए था, बेहद ही महत्वपूर्ण था कि सबसे कम प्रजनन दर किसकी है, तो आपने उसको बहुत अच्छे से देखा था कि वो किसका था? ताइवान का। तो दोस्तों माफ कीजिएगा, सबसे कम किसका था? वो ताइवान का है। और अब इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में किस देश की प्रजनन दर सर्वाधिक है? अंगोला, माली, सोमाली, नाइजीरिया? ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माली। माली एक देश है, इस देश की प्रजनन दर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ का प्रजनन दर है 6.4। ठीक है, यहाँ की प्रजनन दर है, जबकि नाइजीरिया का 5.5 है।
आप इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अंगोला का अगर आप देखें तो 5.9 है, ये अंगोला का 5.9 यहाँ का है, ठीक है। और उसके बाद आपका बचता है सोमालिया, तो सोमालिया का 1.53 है, मतलब न्यूनतम की श्रेणी में जाने की स्थिति में है। इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, आप बताइए। सुशीला कर्की, विद्या देवी भंडारी, ओनसारी घरती मगार, या इनमें से कोई नहीं। तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए कि इसके सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो नेपाल की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं आपने उनको जाना भी है, और विद्या देवी भंडारी जो हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली जो है राष्ट्रपति थी। ये दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की नेता हैं। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 19 जून 1961 में इनका जन्म हुआ था। कि जो यहाँ की इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इनका जन्म 1961 में हुआ था दोस्तों। इन्होंने जून 2017 में IUCN मुख्यालय का दौरा किया, और वह पर्यावरण मंत्री भी रह चुकी हैं। कौन, विद्या देवी भंडारी के बारे में आप जान लीजिए कि ये नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति तो हैं भी, और इसके बाद ये पर्यावरण मंत्री भी यहाँ की रह चुकी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था, ये तब का है, और आपको इसमें जानना चाहिए कि इसका उत्तर आप हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके उत्तर का हमें इंतजार है दोस्तों, क्योंकि ये जो पेपर है दोस्तों, ये 2016 का पेपर है, और 2016 में आपसे पूछा गया है कि कौन थे यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान, उस समय थेरेसा मे थे, ठीक है, उस समय थेरेसा मे थे, और उसके बाद से जो है 2 प्रधानमंत्री वो वहाँ पे बन चुके हैं। तो तत्कालीन समय का क्वेश्चन था, ये थेरेसा मे वहाँ के प्रधानमंत्री थे वर्ष 2016 में। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री थेरेसा मे, आपने इसको देख लिया। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, या UNCLOS सामुद्रिक। आपको इसको बताना है कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसमें जो है ये विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि आगे इसके प्रश्न कौन से हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती, तंबाकू, कोपरा, पटसन, सब्जी या फल। इसका आंसर आप बताएं, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो तंबाकू, कोपरा, पटसन, ये सब तो MSP के अंदर शामिल कर ली गई हैं, और आपने इसके पहले देखा था MSP आयोग पहली बार कौन सी फसल पर दिया गया था, तो 1965 में धान पर ये जो है पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया था। तो जो इसमें ऑप्शन में 3 है, सब्जी भाजी जो है इस पर MSP नहीं दी जाती। इनमें से कौन जापान का वर्तमान सम्राट है जिसके स्वास्थ्य कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा प्रकट की है। तो दोस्तों 2016 का प्रश्न है, आप बताइए कि वर्तमान सम्राट इसके उस समय के कौन थे 2016 में। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखें और इसका बताएं। तो दोस्तों इनके जापान के सम्राट थे ये आकेहितो, ठीक है। ये जो आकेहितो हैं ये जापान के 2016 में ये सम्राट थे, 2016 में ये सम्राट थे, और इन्होंने स्वास्थ्यगत कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा प्रकट की है। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया था। ये बहुत ही ऊंचा काम था कि हाथ से कोई मैला नहीं उठाएगा दोस्तों। ये 1993 में किया गया था, हाथ से मैला उठाने का प्रोग्राम जो है बंद कर दिया गया था। और इस समय दोस्तों नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा 1993 में संसद में अधिनियम बनाकर बाकायदे इसको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर आप हमें बताएं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक। और 1 जुलाई को राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। और अगर 8 जुलाई की बात किया जाए तो 8 जुलाई को आपका विश्व या राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 8 जुलाई को।
आगे देखिए दोस्तों, मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? यह निःशुल्क प्राप्त होता है, यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक का सही मात्रा की जानकारी देता है, या उपर्युक्त सभी। इसमें आप आंसर टिक करो, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका सही आंसर क्या है। दोस्तों जल्दी से उत्तर करें कृपया और बताइए कि क्या उसका है। तो दोस्तों मिट्टी के स्वास्थ्य परिपत्र में दिए गए उपयुक्त सभी कथन क्या हैं? सही है। ठीक है, ये निःशुल्क भी प्राप्त होता है, ये अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, यह फसल की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, उपयुक्त सभी इसमें सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या क्या है? बताइए। 2011 की जनगणना से ही अभी भी प्रश्न आएंगे, तो इसका उत्तर आप बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप देखें कि भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को वयोवृद्ध कहा जाता है, और 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जो संख्या है 10.3 करोड़, जिसमें से 5.3 करोड़ महिलाएं हैं दोस्तों। ठीक है, 5.3 करोड़ महिलाएं हैं। तो आपका जो ऑप्शन तीसरा है कि 53 मिलियन जो है, ये क्या है? 53 मिलियन भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से वयोवृद्ध महिलाएं हैं। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952 या 15 जून 1952। इसका सही उत्तर बताइए। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा का जो आयोजन हुआ था ये कब किया गया था? इसका सही उत्तर दीजिए दोस्तों। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की जो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था वो जो है, चूंकि 1951 में चुनाव हुआ था, जब 1951-52 में चुनाव हुआ था तो उसी के बाद में 13 मई 1952, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो 13 मई 1952 को जो है पहली लोकसभा आयोजित की गई थी। और इस लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मौलंकर, जो आपने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो उस क्लास को भी देख लीजिए, उसको भी पढ़िए, कि ये जो है जीबी मौलंकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। ये प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अनंत शयनम अयंगर थे। ये जो है अनंत शयनम अयंगर प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो जीबी मौलंकर थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा आपने देखा ही है। पटेला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, एक 7 मंजिला भवन भी है, और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है हमारे दलाई लामा जी से, पटेला पैलेस का। ठीक है, अब आप इसे याद रख लीजिएगा। यह दुनिया के सबसे महंगे गुरु निवासों में से एक है। दलाई लामा का निवास स्थान है दोस्तों। दलाई लामा हर वर्ष यहाँ सदियों से निवास करते हैं तथा गर्मियों में वो नोरबुलिंग पैलेस चले जाते हैं। यह तिब्बत की राजधानी ल्हासा में है। ठीक है, तो जो है गर्मी में कहाँ चले जाते हैं? वो ल्हासा चले जाते हैं, जो तिब्बत की राजधानी है। और लेकिन उसके बाद इनका जो पटेला पैलेस है, इसका संबंध किससे है? तो आप जान लें कि दलाई लामा से इसका संबंध है। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? देखो कि कितनी जो है गलत चीजें हैं। आज दक्षिण अफ्रीका कोई औकात नहीं हमारे देश के सामने, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता को उसने जो है, जब ये फेंके गए तब ये राष्ट्रपिता नहीं बने थे। राष्ट्रपिता यहाँ जब लौटे हैं कि देखिए दर दर ठोकरें खाने के बाद जो है एक व्यक्ति जो है इस देश का और हमारे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का, हमारे गर्म दल का नेतृत्व करने वाले, हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले, और महात्मा गांधी के विचार, महात्मा गांधी जी आज जीवित नहीं हैं, लेकिन गांधीवादी विचारधारा, गांधी के जो है आदर्शों पे चलने की प्रक्रिया सभी सरकारें इसका पालन करती हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 हैं, चारों में बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि 1893 में रंगभेद की नीतिकरण, इनको ट्रेन सहित जो है, ट्रेन में इनको जो है वापस इनका सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था दोस्तों। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका का ये जो है, ये शहर का जो नाम है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है, यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप 2016 में किस टीम को हराकर पुर्तगाल ने चैंपियनशिप जीता था? ये तत्कालीन करंट का क्वेश्चन है।
और आप अगर याद हो तो इसको बताइए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, चैंपियनशिप किसने जीता था दोस्तों। तो यूरो फुटबॉल कप 2016 जो है ये फ्रांस को हराकर पुर्तगाल ने चैंपियनशिप जीता था। तो किसको हराया था पुर्तगाल ने, फ्रांस को हराया था। आइए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है, फीता, छल्ला, गट्ठा, उपर्युक्त सभी। आप बताइए कि जो ऑप्शन 4 हैं ये इसमें सही हो जाएगा कि ये जो फीता, छल्ला, गट्ठा ये सभी जरीब के क्या हैं, जो है हिस्सा है। ठीक है, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है, बताइए। कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको बताना है कि 1 एकड़ जमीन 0.407 हेक्टेयर के बराबर होती है। इसे वर्ग गज में मापने के लिए 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज होता है दोस्तों, तथा जरीब पैमाने पर 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग जरीब होता है। ठीक है, 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग जरीब होता है। ये 1 एकड़, अगर इसमें पैमाने की बात किया जाए तो उस पैमाने को यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 वर्ग जरीब में जो है आपका क्या होता है, तो 10 वर्ग जरीब बराबर 1 एकड़ होता है। अगर इसको हम वर्ग गज में नापे तो 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़ होता है। और हेक्टेयर में अगर इसको देखें तो 0.40467 हेक्टेयर इसका जो है हेक्टेयर में इसकी माप होगी। तो उपर्युक्त सभी जो हैं 1 एकड़ जमीन ये सब के बराबर है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं कि 1 एकड़ जमीन में 4840 वर्ग गज होता है और 10 जरीब बराबर 1 एकड़ होता है और 0.40467 हेक्टेयर बराबर भी 1 एकड़ होता है। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, आइए बताइए। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर, चोल या उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे पढ़िए। हरिहर बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो हम्पी का आप रथ देखते हैं पत्थरों का, ये वही रथ है। और जिसको गोलकुंडा, बीदर, कर्नाटक यहाँ के सभी कई जो है मुस्लिम शासकों ने मिलकर उसको जो है बिल्कुल पत्थरों का टीला बना दिया था, पत्थरों का इसको दफन कर दिया था, पूरी राजधानी को ख़त्म कर दिया था। और एक महान हिंदू साम्राज्य था ये विजयनगर साम्राज्य हमारा, जो अभी भी आप जो है हम्पी के रथ को देखते हैं। और नहीं देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और विजयनगर साम्राज्य को पढ़िए बहुत अच्छे से। वो क्लास में आपको पूरा आंसर आपका दिया गया था। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। कब किया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1336 ईस्वी में इन्होंने इसका जो है साम्राज्य की स्थापना किया था। जो हम्पी के खंडहर आप देखते हैं ये यहीं पे विद्यमान है। और ये कहाँ है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर साम्राज्य था। इसे भी आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आज तो हर आदमी छूने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये जो सबसे ज़्यादा खतरनाक था जिसके कारण से पूरा मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, जो सबसे ज़्यादा संप्रदायवादी था, ये औरंगजेब। औरंगजेब कभी शराब का सेवन नहीं करता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जन्म अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये इनके पिताजी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कौन थे, तो शाहजहां जो थे वो इनके पिताजी थे। ठीक है, और इनकी माँ जो कौन थी, तो मुमताज महल जो है इनकी माँ थी। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1618 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये सादा जीवन व्यतीत करता था लेकिन धार्मिक रूप से बेहद ही कट्टर व्यक्ति था। और हिंदुओं के प्रति तो इसने बिल्कुल जो है बहुत कड़ा रवैया अपना रखा था, हिंदुओं को ख़त्म करने की हमेशा फिराक में रहता था। लेकिन हिंदुस्तान में आने वाले हर धर्म के लोग धीरे धीरे हिंदुस्तानी ही हो जाते हैं, इसका इतिहास गवाह है। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, रामानुज, रामानंद, माधवाचार्य, रामदास। तो इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं दोस्तों, क्या इसका सही उत्तर है। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाने का श्रेय दोस्तों रामानंद को जाता है। भक्ति आंदोलन मध्यकाल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। किसको जाता है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने का श्रेय जाता है रामानंद जी को, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। भक्ति आंदोलन दोस्तों मध्यकाल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसे सांस्कृतिक आंदोलन भी कहा जाता है। और इस आंदोलन की अगर प्रारंभ की बात किया जाए दोस्तों तो 8वीं शताब्दी में इस आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ था। बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दक्षिण भारत में समाज में व्याप्त बुराइयों पर करारा व्यंग प्रस्तुत किया था रामानंद जी ने। ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इनमें से कौन सा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तत्कालीन समय का।
आप इसे बताइए कि उस समय जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे दोस्तों, ऑप्शन 4 में दिया गया है श्री जेस, जो थे हमारे 2016 रियो ओलंपिक टीम के हॉकी के कप्तान थे दोस्तों। ये क्लास आपको कैसी लगी और ये हमारे प्रश्न आप इसको 1 से 2 बार देखें, आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन रहा। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इन जो है ये MCQs को अटेंड करें, और सामान्य अध्ययन की संपूर्ण तैयारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।